हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम लोग रोम साम्राज्य की स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे। काफी कुछ हम लोग देख चुके थे, कैसे कैसे आपका रोम और आपका जो है अरब साम्राज्य फैला था सीरिया वीरिया के क्षेत्रों में। कैसे आपका रोमन साम्राज्य की संस्कृति बढ़ी, क्या वहाँ लिटरेसी थी, और क्या अब आपके महिला अधिकार थे, साक्षरता दर और लिंग किस प्रकार का था। इन पर हमने जानने का प्रयास किया, इनको जानने को हमने देखा। क्लियर है? और इतना हम लोग इसमें देख पाए, कर पाए, सीख पाए। क्लियर है? याद रहेगा आपको इतना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के हम लोग इनको देखते हैं एक एक करके। ठीक, चलिए अब देखिए, हमने इसमें बात करी कि जो है आपका लिंग साक्षरता किस प्रकार है और कैसे कैसे काम करती है। इन सब पर हम लोगों ने आपका बात कर ली। ठीक है, आगे बढ़ जाए। देख लिया इतना? जो आर्थिक स्थिति थी उन सब तक हम लोग ये चीजें आपका देख चुके थे। चलिए अब कह रहे हैं के बल के अनुसार पुरातात्विक विद यह बता सकते हैं कि स्पेन के जैतून के तेल का उत्पादक इतावली पृथ्वी दिन के तेल का बाजार को छलकने में सफल हुए। ऐसा तभी संभव होगा जब स्पेन के उत्पादकों को तीव्र कीमतों को बेहतर गुणवत्ता वाले तेल बेचे। दूसरे शब्दों में जमींदार और उत्पादक अलग अलग वस्तु में बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। अफ्रीका में उत्पादन में जैतून तेल उत्पादक का स्थान है। तीसरी और चौथी शताब्दी में अधिकांश इनका क्षेत्र आपका का बोलबाला रहा। 425 ईस्वी के पूर्व में उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया गया और परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन, दक्षिण एशिया माइनर, सीरिया, फिलिस्तीन व्यापारी अंगूरी शराब, जैतून के प्रमुख निर्यातक बन गए। जबकि भूमध्य सागर के बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में अचानक कमी आई। इनके प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ अलग प्रदेशों में समृद्धि और उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता, उनके उत्पादन और उनके परिवहन की क्षमता के अनुसार कमी हुई। ऐसा हुई इनकी गुणवत्ता में, इन सब चीजों में आपका कमी। साम्राज्य के अंतर्गत बहुत से ऐसे क्षेत्र आते हैं जो अपनी असाधारणता उर्वरक के कारण बहुत कम थे। जैसे इटली में कैंपसोनिया, सिसिल्स, मिस फ्यूमा, गैल्ती, बाइजाइकम यानी कि जो आपका ट्यूनिशिया है, दक्षिणी गॉलविया जिसको हम नॉर्वेसिस कहते हैं, बकाइटिस यानी कि दक्षिणी स्पेन, स्टैबो, पेलेनी। लेखक के अनुसार, ये कुछ ऐसे लेखक हुए हैं, लेखक के अनुसार सभी प्रदेश के अनुसार सभी प्रदेश सामाजिक की आबादी वाले कम भागों में कुछ थे। सबसे बढ़िया किस्म के अंगूर शराब कैंपियस से आती थी और सिल्सिया, अजबाइक रोम में भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। गैलियत गेहूं की गहन इतिहासकार जोसेफ ने लिखा है कि प्रदेशवासियों ने जमीन की 1 इंच के टुकड़े को खेती करी। स्पेन में जैतून का तेल, दक्षिण में गुलडोरियो नदी के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियां फंडी भी आती थी। ठीक, दूसरी ओर रोम के क्षेत्र में अनेक बड़े बड़े हिस्सों में कम उत्पादन की अवस्था थी। ऐसा नहीं कि हर जगह जो आपका प्रोडक्शन था वो आपका बराबर था। उदाहरण के लिए मूडिया यानी कि आधुनिक अल्जीरिया ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर थी। चरवाह तथा अर्चत काम में आकार में झोपड़ियां आपके मैपेलिया कहा जाता है, इधर उधर घूमते फिरते हैं। जबकि अफ्रीका में रोमन
जागीरों का विकास हुआ और जागीरों की संख्या में भारी कमी आई। खाना बदोश चारवाह की आवाजाही से पहले अधिक नियंत्रण हो गया। स्पेन उत्तरी में बहुत कम विकसित हुआ। इसमें अधिकतर केटिल भाषाई किसान की आबादी थी जो पहाड़ियों की चोटी पर बसे गांव में रहते थे। इन गांव में कैटोला कहा जाता था। जब रोम के बारे में सोचने और समझने का प्रयास करेंगे तो हम असमानता से कभी नहीं भूलना चाहेंगे। ठीक कि भाई हम उनको कभी आसानी से भूल नहीं सकते। अब आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि इस क्षेत्र में कैसा कैसा उत्पादन था, कहाँ से जैतून आ रही थी, कहाँ से आपका शराब, मीठे अंगूर, जैतून तेल का प्रोडक्शन, उर्वरकता किन किन क्षेत्रों में फल फूल। क्लियर है? देखिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं क्या कुछ कैसे किन किन चीजों को हम लोग अच्छे से देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। इन पर आइए देख लेते हैं। आगे बढ़ जाए। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि हम यह मानकर बैठे कि एक प्राचीन दुनिया थी। उस समय लोगों की संस्कृति और आर्थिक जीवन आदिम बिछड़ा हुआ था। कुछ विपरीत थी। भूमध्य सागर आसानी से पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल करता था, तरह तरह से इस्तेमाल किया करता था। इस काल में जल तख्ती से मिलने और प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई है। स्पेन की सोने चांदी की खानों में जल शक्ति की खुदाई की गई और पहली दूसरी शताब्दी में बड़े भारी उद्योग पैमाने पर इन खानों से निकाले गए और उत्पादकता के आधार ऊंचा था। और 19वीं शताब्दी तक यानी 1700 वर्षों तक भी उत्पादन के स्तरों को देखा नहीं मिला और उस समय सुसंगठित और वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था थी और धन के व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इन सभी बातों के संकेत मिलता है कि हमें रोम की समुक्ता अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति अधिक थी। दास प्रथा और श्रमिक मुद्दों पर विचार कर लेना ही प्रासंगिक हो। कैसा होगा? बहुत से विचार ये मुद्दे हैं जिन पर विचार करना आपका प्रासंगिक होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। श्रमिकों पर नियंत्रण। भूमध्य सागर और निकटवर्तीय दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी। चौथी शताब्दी में ईसाई ने और राज्य धर्म बनाने के बाद ही गुलामी की प्रथा पर कोई गंभीर चुनौती नहीं दी थी। इसका अर्थ यह है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश दास की दासी के द्वारा किए जाएंगे और गणतंत्रीय काल में इटली के मायने ही सही हो सकते हैं। अगस्टक के शासन में इटली की कुल मिलाकर 75 लाख आबादी में से 30 लाख दास थे। इस समग्र महासाम्राज्य की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन दिनों दासों को वहां पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। कम से कम रोम में एक लेखक ने तो जमींदारों के ऐसे संदर्भ में गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी, जैसे जहां फसल की कटाई में उनका बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता होती थी, जहां स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारी को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। ऐसे विचारों पर दास के प्रति सहानुभूति नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित था। भाई कोई आदमी काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो जब वो बीमार हो रहा है तो वहां सहानुभूति दिखाई देनी चाहिए, लेकिन वहां सहानुभूति आपका नहीं हुआ करती थी उनके प्रति। ठीक है। एक और उच्च वर्ग दासों के प्रति क्रूरता, दूसरी ओर साधारण लोग प्रगति कहीं अधिक सहानुभूति रखते थे। शासनकाल में घटी पर घटनाओं पर देखा जा सकता है और कहा जा सकता है। क्लियर है? ये चीज हमने देखी। देख लिया। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने की लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों को आपूर्ति कमी आने और दास का प्रयोग करने वालों में दास प्रजनन
अथवा वेतनभोगी मजदूर जैसे विकल्पों का सहारा लेने पड़े। दास कम हो गए, काम करने को लोग थे नहीं, तो अब क्या करेंगे, मजदूरों को पैसे के ऑप्शन में दिया कि भाई पैसे देंगे तो कोई मजदूर काम करेगा हमारे यहाँ। वेतनभोगी मजदूर रास्ते सस्ते तो होते पड़ते थे, लेकिन आसानी से छोटा और रखा जा सकता है। वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों में स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापार किया और दास श्रमिक का बहुतायता में प्रयोग महंगा पड़ गया। और दास का क्या थी, दास प्रथा बहुत आपकी महंगी पड़ती। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने पर भोजन देना पड़ता था। उनके अन्य खर्चे उठाने पड़ते थे, जिस पर गुलाम को वहां रखने की लागत बढ़ जाती थी। गुलाम को क्या था, रखने पर जो लागतें हैं वो बढ़ जाती थी। इसलिए संभवतः बाद में अवधि में कृषि क्षेत्र की संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे। इनमें कम से कम पूर्वी देशों में ऐसा हुआ जहां दूसरी ओर दास और मुक्त व्यापार, जिनके मालिक मुक्त कर दिए गए और प्रबंधकों के रूप में नियुक्त हो गए, जहां उनकी अधिक संख्या की आवश्यकता नहीं थी। मालिक अक्सर गुलामों और मुक्त हुए गुलामों पर अपने व्यापार चलाने के लिए पूंजी, यहां तक को पूरा करने का कारोबार सौंपते थे। रोम लेखकों ने प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया और दक्षिणी स्पेन से लाए गए पहली शताब्दी के लेखक कोमुला और सिफारिश की गई और जमींदारों को अपनी जरूरतों के हिसाब से 2 गिनों की संख्या में उपकरण औजार भंडार किए गए ताकि उत्पादन हो सके और दास श्रम के लिए ऐसी मदें लगाई गई। क्लियर है? अधिक बैठक हुई। नियोजकता में आम धारणा थी कि निरीक्षण यानी कि देखभाल के बिना भी कभी भी कोई काम ठीक नहीं कराया जा सकता। इसलिए मुक्त और दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण सरल बनाने के लिए कामगारों को कमी छोटे दलों में विभाजित कर दिया था। कामेलू दास प्रथा में श्रमिकों को सामूहिक रूप से सिफारिश की गई और यहाँ दावा किया गया कि इन छोटे समूह में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें कौन क्या कर रहा है, कौन काम चोरी कर रहा है, कौन पता चला रहा है। इनमें दिनों में श्रम प्रबंधन का विस्तार विचार किया गया। ठीक। और वरिष्ठ पिल्ली, एक प्रसिद्ध प्राकृतिक विज्ञान के लेखक, ने दास समूह के प्रयोग और हकदार की निंदा की, और क्योंकि इस प्रकार में अलग अलग समूह में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखते थे। बड़ी दुख की बात है, काम उनसे करा रहे हैं, सब कुछ उनसे करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दास महंगा पड़ रहा है, उसको खाना खिलाना पड़ रहा है, उसको ध्यान रखना पड़ रहा है, उसका हिसाब किताब रखते थे, लेकिन दुख की बात यह उसके पैरों में जंजीर होती थी। तो ये जो दासता थी, ये बड़ी कैड़ी कहानी थी और ये मानव जीवन को और मानवता को बड़ा शर्मसार करने वाले मुद्दों में से एक थी। तो आप देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने आपका मजदूर और दासों के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है और बताया है कि भैया किस प्रकार एक दूसरे से अलग थे, क्या इनकी कहानियां थी, किस प्रकार ये जुड़े। क्लियर है? देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देख लिया तो दासों की हालत क्या थी, दासों की जिंदगी कैसी, और रास्ता में कमी आने के बाद क्या क्या समस्या का सामना आपके लोग कर रहे थे, दासों का प्रयोग किस लिए किया जाता था, ये कहानी क्या थी, दासों से संबंधित जुड़ी चीजों के मुद्दों पर हम लोग आपका एक एक करके उन सारे पहलुओं को देख रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे तरीके कठोर और क्रूरता के प्रतीक होते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि आज के विश्व में अधिकांश फैक्ट्रियां श्रम नियंत्रण के कुछ ही सिद्धांत लागू करती हैं, यानी कि बहुत कम ऐसा है जहां पर लेबर लो एक्ट लागू होता है। आप देखते हैं बहुत सारे मुद्दे होते हैं, फैक्ट्रियों में काम करा जा रहा है, 8-12 घंटे पेमेंट दी जा रही है, 8 घंटे के ओवर टाइम का पेमेंट नहीं मिल रहा है, उसके बाद रहना खाने के लिए कुछ चाय कॉफी वगैरह कुछ भी नहीं दे पाते हैं, स्वास्थ्य सुविधा के लिए पीएफ ईएफ की कोई सुविधा नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, छुट्टी को लेकर बड़ा अपने आप में ड्रामा है। देखिए, वास्तव में रोम साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रस्थानों में तो इसी अवधि में कड़े नियंत्रण लागू कर रखे थे, और वरिष्ठ पिल्नी ने सिकंदर के फ्रैंकसेंस यानी कि संगंधित राल की फैक्ट्री की हालत का वर्णन किया है। उनके अनुसार इतना कड़ा निरीक्षण रखो कि पर्याप्त प्रतीक न होता, कामगारों को एस्पेस में 1 मील तक लाद दी गई
उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाली मास्क यानी कि नेट पहनना होता था। यह फैक्ट्री उन्हें बाहर जाने के लिए सभी कपड़े उतारने पड़ते। अब वहां निरीक्षण हो रहा है, फैक्ट्री में किस लिए रहना है, कैसे रहना है, जाली वाला मास्क पहनना है और सभी कपड़े उतारने पड़ते थे। श्रमिक, कृषि श्रमिक आवश्यकता ही थके थके रहते होंगे और उन्हें नापसंद किया जाता होगा, क्योंकि 20वीं सदी में एक राज्य देश मिस्र में किसानों द्वारा अपने गांव में छेड़छाड़ किए जाने का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि वे गांव छेड़छाड़ कर ताकि खेती में काम लगा सके और अधिकांश फैक्ट्रियां और कारखाने लागू। 398 में कानून में यह कहा गया है कि कामगारों को दागा जाता है ताकि भागने के पीछे प्रयत्न कर सके तो उन्हें पहचान दी जा सकी है। मालिक कामगारों का ऋण संबंधी स्वरूप कर सकते हैं और ये दावा देखा गया है ताकि उसे कर्जों में प्रभावित हो सके। और हम लेखकों को बता दें कि हजारों श्रमिक गुलामी में काम कर रहे हैं, आत्मसमर्पण करते हैं। हालांकि ये मुक्त शब्द है और ये परिवार में आपका जीवित रहने के लिए ऋण संबंधी स्वीकार करी है। हाल में खोजे गए ऑगस्टिन में पत्रों में यह जानकारी मिलती है और कभी कभी माता बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देती है। और अगस्टीन अपने वकीलों मित्रों से पूछता है कि क्या पुत्र की मृत्यु हो जाने पिता की मृत्यु हो गई है तो क्या बच्चे भी आजाद किए जा सकते हैं। ग्रामीण ऋण दास्ता भी अधिक व्यापक थी। इसकी कर्जदारी एक उदाहरण से यह मिलती है कि 66 ईस्वी में जबरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता के समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पद यानी कि बॉन्ड नष्ट कर दिए थे। अब ऐसा ही एक हमारे यहाँ विद्रोह हुआ था, बताइए, जहां पर आपका वहां जो हमारे महाजन थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उनके बही खाते जलाए गए थे। दक्षिण भारत में एक विद्रोह हुआ था, नाम बताइए उसका। रामोसी विद्रोह, याद है आपको? मालाबार वाला भी ऐसा ही कुछ था, देख लिया। तो इस प्रकार की समस्या थी, यानी कि आज जो समस्या अंग्रेज भारत आए, जिस प्रकार की वो समस्या थी, ऐसे ही यूरोप में वो समस्या हो चुकी है। लेकिन वो कई सौ बहुत साल पहले, 400-500 साल पहले वहां चीजें हो चुकी थी, लेकिन भारत में तो बहुत बाद में हुई। क्लियर है? लेकिन उनके रूप देखिए, तो ये सब काम कराना, जबरदस्ती कराना, अगर आपने कर्जा लिया है तो आपका पुत्र भी चुकाएगा, वो संपत्ति आपको चुकानी होगी काम के बदले। दास्ता इस प्रकार से उन्होंने रखी थी। ऐसे सब अनुबंध और एग्रीमेंट हुआ करते थे इनके बीच आपस में। क्लियर है? ये आपको देखना चाहिए। फ्रैंकिक एसेंस एक यूरोपीय नाम के वास्तव में सुगंधित राल है जो धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता है। बोसवेलिया के पेड़ से प्राप्त होती है। ये पेड़ के तने बड़े छेद कर दिए जाते हैं, उन्हें बहने दिए जाते हैं और सूखने और राल प्राप्त होती है। फ्रैंकिंग इन सब की राल में सबसे प्रसिद्ध अरब है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। फिर भी हम इस संबंध में स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और सीधे इसे निष्कर्ष नहीं पहुंचाया जा सकता। अधिकतर श्रमिकों को इस तरीके से दबाव डाला जाता है कि 5वीं शताब्दी में अंतिम वर्षों में सम्राट एंथिस के मजदूरों को लेकर समूचे पूर्वी क्षेत्रों में श्रमिकों का आकर्षित करने 3 सप्ताह से कम में ही पूर्ववर्ती सीमा आपका दारा शहर का निर्माण किया है। पैमाइस का बहुवचन था और अनुमान लगाया कि 6वीं में आपके शताब्दी ईसा पूर्व भूगर्भ में विशेष रूप से वेतन भोगी श्रमिकी में कितना अधिक फैला। ठीक, तो फैलाव क्या है, किस प्रकार का है, ये हमको देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करें सामाजिक श्रेणियां। अब यहाँ किस प्रकार की सामाजिक श्रेणियां थी, किस प्रकार का इनका समाज था, इसको थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक श्रेणियों की। तो आप सामाजिक श्रेणी को देख रहे थे। आइए हम और अधिक ब्यौरों को ना देखकर
साम्राज्य की सामाजिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इतिहास में टेटिस और प्रारंभिक के प्रमुख सामाजिक वर्गों का वर्णन किया गया है और इसमें हम आपका पेट्रेस यानी कि पिता, अश्वरोही वर्ग के प्रमुख, जनता का सर्वमान्य वर्ग, और यही मानना खराब था, और निम्नलिखित यानी कि कमरून के अनुसार सर्कस और थिएटर वहां तमाशे देखने के आदि थे। अतः तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सीनेट की सदस्य संख्या लगभग 10,000 थी। कुल सीनेट में लगभग सीनेट के आदि से इतावली परिवार के साथ साम्राज्य की परिवर्तित काल जो चौथी शताब्दी में प्रारंभिक कैंस्टाव प्रथम श्रेणी के शासनकाल में आरंभ हुआ, और केटल द्वारा उल्लेखित दो समूह आपका सैटर्नाइट और अश्वरोही एकीकृत होकर ही अभिजात वर्ग बन चुके थे, और ये परिवारों में से काम करने के लिए आधे अधिक परिवार के अधिक धनवान, परिवार अधिक पूरे मूल के थे, और परिवर्तित रोम विभाजित वर्ग में आपका धनवान थे। तो ये सारे आपके धनवान, ये सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देंगी। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रहना चाहिए। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? ध्यान दीजिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, तो आप इसको एक बार घर जाकर आप रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट, कोई क्वेरी बनता है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।